हेलो एवरीवन, आज मैं फिर आई हूँ एक नया वीडियो लेके आपके पास। सोशल साइंस का वीडियो है हमारा और हम कल वाले अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, सोशल रिफॉर्मर्स एंड फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। इसके अब हमारे फ्रीडम फाइटर्स, सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फ्रीडम फाइटर्स भी कल हमने 4 फ्रीडम फाइटर्स कवर कर लिए थे। अब इसके अलावा 2 फ्रीडम फाइटर्स और रह गए हैं। 4 फ्रीडम फाइटर्स जो कल हमने पढ़े थे वो हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद। आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, जिनका कि शॉर्ट नेम है सरदार पटेल। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पहले छोटा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसके अलावा इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 में और इनकी मृत्यु हुई Feb 28, 1963। डॉक्टर प्रसाद एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे। इसके अलावा जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये हमारे देश के, हमारे आज़ाद देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसके अलावा इन्होंने हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसकी की रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, उनको भी असिस्ट किया था। इसके भी आर्किटेक्ट माने जाते हैं। मतलब अकेले भीमराव अम्बेडकर जी ने ही सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, उसमें हमारे राजेंद्र प्रसाद जी ने भी उनको असिस्ट किया। और प्रेसिडेंट होने के नाते उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव करने से पहले उसमें जो भी चीज़ें थी उनको विचार में लाए थे। वो असेंबली के अंदर, मतलब उसको विधानसभा में उन्होंने लोगों से शेयर किया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये पॉइंट्स हैं जो हम लिख रहे हैं। तो उन्होंने ही इसको लोगों तक पहुंचाया था। इवन अगर आप चाहें तो आज भी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का जो संविधान है, वो आप किसी भी पब्लिकेशन हाउस से या किसी भी स्टेशनरी से आप कॉन्स्टिट्यूशन को विस्तार रूप से ले सकते हैं, ताकि आपको सभी धाराएं और उन धाराओं के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे क्लियर हो सकें। इन्होंने उसे असेंबली में असिस्ट किया था। इसके अलावा 1962 में 1962 तक इन्होंने एज अ प्रेसिडेंट काम किया। सामान्य तौर पर एक राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और सन 1962 तक यानी कि 12 वर्ष ये हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। इसके अलावा उन्होंने कई सारे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की, यानी कि सूचनाएं उनको टाइम टू टाइम दी। और अपने रिटायरमेंट की सूचना भी उन्होंने खुद ही दी थी कि अब मैं रिटायर हो जाऊंगा या होना चाहता हूँ। 12 वर्ष काफ़ी लंबा समय होता है जो उन्होंने देश की सेवा में दिया। इसके अलावा उनको कई सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है। भारत रत्न, जो कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट अवार्ड है जो हर किसी इंसान को नहीं मिलता, उन्हीं नागरिकों को मिलता है जिन्होंने अपना जीवन देश की लिए न्यौछावर कर दिया होता है या जिन्होंने देश के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया होता है, उन लोगों को भारत रत्न अवार्ड मिलता है। इसके अलावा 1963 में अंतिम शब्द राम 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 कहते हुए वे इस दुनिया से विदा हो गए। He died in 1963 with Ram 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 on his lips. मैं इसका एक बार हिंदी रूपांतर और आपको अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था
3 दिसंबर 1884 में और इनकी मृत्यु हुई फरवरी 28, 1953 में। डॉक्टर प्रसाद हमारे देश के उन महान नागरिकों में से, उन महान फ्रीडम फाइटर्स में से एक थे जिनको कि देश के लिए ना सिर्फ स्वतंत्रता काल में अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला। उनको आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी सेवाएं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में भी दी। इस और कॉन्स्टिट्यूशन के निश्चित हो जाने के बाद उसे असेंबली में उसकी घोषणा, उसके पॉइंट्स को लेकर के चर्चा भी राष्ट्रपति होने के कारण उन्होंने ही की। 1962 में 12 वर्ष तक अपनी सेवाएं देश को देने के बाद, प्रेसिडेंट होने के बाद उन्होंने अपने आप को रिटायर घोषित किया और उसके बाद उन्हें अवार्ड दिया गया, भारत रत्न अवार्ड दिया गया, जो कि हमारे देश का काफ़ी महत्वपूर्ण अवार्ड है, जो उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो देश के प्रति समर्पित होते हैं या देश की सेवा के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया होता है। इसके बाद इनकी मृत्यु हुई है 1963 में। इनके अंतिम शब्द थे राम राम राम, और वे इस दुनिया से विदा हो गए। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, जो कि हमारे देश के प्रथम होम मिनिस्टर रहे। तो चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बताया, भगत सिंह जी के बारे में बताया। ये लोग क्रांतिकारी थे, रेवोल्यूशनरीज थे। मतलब इन्होंने सिर्फ, इनका जो कार्यकाल रहा वो तभी तक रहा जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद जी ये ऐसे लोग रहे जिन्होंने फ्रीडम के दौरान तो अपना योगदान दिया ही, और हमारे देश के आज़ाद होने के बाद भी या फ्री होने के बाद भी ये लोगों ने पद ग्रहण किया पॉलिटिक्स के अंदर, और उसके बाद भी हमारे देश को अपनी सेवाएं देते रहे और हमारे देश के भले के लिए इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इम्पोर्टेंट रूल्स और रेगुलेशंस डिसाइड किए। अब हम बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। शॉर्ट फॉर्म है इनका नाम सरदार पटेल। इनका जन्म हुआ है 31 अक्टूबर 1875 में और इनकी मृत्यु हुई है 15 दिसंबर 1950 में। इनका बर्थ प्लेस था गुजरात, इसीलिए आज गुजरात में इनका एक स्टैचू बना हुआ है जिसे लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। वो एक तरीके का स्मारक है आज की स्थिति में हमारे देश में, जो लोग जिसे दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। और वो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने बनाया है, उसको बनवाया है। तो उस समय की एक मेजर पॉलिटिकल और सोशल लीडर थे, मतलब राजनीतिक और सामाजिक राजनेता थे। उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में अपना भरपूर योगदान दिया। और अंततः उन्होंने देश को आज़ादी प्राप्त कराने में पूरी सहायता की और जो उनका गोल था उसको अचीव भी किया। मतलब ये उन खुशनसीब लोगों में से थे जिन्होंने अपने देश को आज़ाद होते हुए देखा एक्चुअली। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी की मैं बात करूँ या मैं बात करूँ अगर आपके भगत सिंह जी की, चंद्रशेखर आज़ाद की, मतलब तो ये लोग तो नहीं देख पाए आज़ादी। सिर्फ इन्होंने स्ट्रगल तो किया पर इनके जीवन काल में ही अपने देश को आज़ाद होते हुए नहीं देख पाए। ये देख नहीं पाए कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने फाइनली खदेड़ दिया था हमारे देश से।
पहले जो मैंने लिखा है हम उसका मतलब समझ लेते हैं, देन हम इसके आगे कंटिन्यू। सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था और 15 दिसंबर 1950 में इनकी मृत्यु हुई। इनका बर्थ प्लेस था गुजरात। वल्लभ भाई पटेल एक राजनीतिक और एक सामाजिक नेता के तौर पर हमारे देश में उभरे और इन्होंने जो भी स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस का वो इन्होंने किया और एट द एंड इन्होंने अपने गोल को अचीव भी किया। इसके अलावा ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक ऐसे नेता के, एक ऐसे युवा नेता के रूप में उभरे जिन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ सामने से आकर के लड़ी, चाहे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ रही हो या पार्टी के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको अपोज करते हैं, जो आपके द्वारा किए गए कार्यों को आपको करने से रोकते हैं, उनको अलाउ करने से रोकते हैं। तो ये भले ही लोगों के बुरे बने लेकिन इन्होंने फिर भी फ्रंट पे आकर के चीज़ों को क्लियर किया और वैसा ही किया जैसा ये देश के हित में समझते थे, देश के लिए सही समझते थे। अब हम आगे इनकी बात करें तो सन 1934 से लेके 1937 तक ये क्वाइट इंडिया मूवमेंट में भी शामिल रहे। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को जो भी नोट्स यहाँ प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं इससे आपको पूरी हेल्प मिल रही होगी अपने कोर्स को क्लियर करने में। और बाकी अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप हम लोगों से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ आप लोगों से एक फ़ोन ही पूरी करें, बहुत ज़्यादा दूर पर नहीं, आप उनसे पूछ सकते हैं। इन 1934 एंड 1937 लीडिंग India to the Quiet India movement. He was imprisoned by the British. जैसे कि आप समझ सकते हैं इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। क्वाइट इंडिया मूवमेंट किया इन्होंने 1934 से लेकर 1937 तक, जिस क्वाइट इंडिया मूवमेंट के ये लीडर थे और जिसके कारण इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जेल जाना पड़ा। इसके अलावा कई बार ऐसे मौके आए जबकि इनको जेल जाना पड़ा। 1931 से लेकर 1934 तक और 1942 से लेकर 1945 तक इनको 4-4 साल के अंतराल पे कई बार जाना पड़ा। 1942 से 45 तक यानी कि 3 साल और 1931 से लेकर 34 तक यानी कि 4 साल। कुल मिला के इनको 4 साल, 4 और 3 7 साल इनको कैद की सज़ा भुगतनी पड़ी है देश के आज़ाद होने से पहले, जब तक हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज था। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट यही करती थी, जो क्रांतिकारी होते थे या जो भी उनके अहित की बात करते थे, जो अंग्रेज़ों के हित में नहीं होती थी, तो वो उन इंडियंस को, उन क्रांतिकारियों को, उन रेवोल्यूशनरीज़ को वो जेल में डाल दिया करते थे कि अगर ये बाहर रहेंगे तो ये क्रांति फैलाते रहेंगे, लोगों को भड़काएंगे, उन्हें उत्साहित करेंगे आज़ादी के लिए। तो इसीलिए वो ऐसा करते थे कि लोगों को ये अगर जेल बाहर रहेंगे तो ये लोगों को भड़काएं नहीं, उकसाएं नहीं, इसलिए वो उनको जेल में डाल देंगे। इसके बाद उनके काफ़ी सारे प्रयासों के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो वे हमारे देश के प्रथम होम मिनिस्टर एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मीन्स प्राइम मिनिस्टर को जो असिस्ट करता है उसको हम डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं।
बताया, कल भी मैंने बताया था कि ये अपने जीवन के अंतिम दिनों में मुंबई चले गए थे, जिसका नाम आज मुंबई है, लेकिन उस ज़माने में मुंबई का नाम बॉम्बे हुआ करता था। ये अपने इलाज के लिए ही बॉम्बे गए थे और वहाँ इनको हार्ट अटैक आया और उस हार्ट अटैक के दौरान ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हो गई। इसका पूरे का मतलब है जो मैंने अभी आपको समझाया कि सन 1934 से लेकर 1937 तक इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में अपना योगदान दिया, जिसके ये मेजर लीडर थे, जिसके कारण इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, ब्रिटिशर्स द्वारा जेल भेज दिया गया और तकरीबन 7 वर्षों तक ये जेल में रहे। उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हो गया तभी हमारे देश के प्रथम होम मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने और अपने कार्यकाल के दौरान कार्य करने के बाद जब ये रिटायर हो गए तब इनकी तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब होने के बाद जब इन्हें हार्ट अटैक आया तो बॉम्बे में इनकी 15 दिसंबर 1950 को मृत्यु हो। तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम आज भी याद करते हैं। इनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो लिए गए निर्णय थे वो बहुत ही सही थे और उस टाइम पे कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उनके जो लिए गए निर्णय हैं वो आगे चल के हमारे लिए कितने बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो ये थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी के साथ मैं आज का जो हमारा चैप्टर है उसको नहीं कंप्लीट करना चाहूँगी। ये सोशल रिफॉर्मर्स एंड फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, हमारे टॉपिक में फर्स्ट चैप्टर हमारे सिलेबस में क्लास 6 का जो सिलेबस है हमारा, उसमें फर्स्ट टॉपिक था सोशल रिफॉर्मर्स एंड फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। वो आज हमारे यहीं कंप्लीट होता है। मैं एक क्विक रिकैप जल्दी से कर देती हूँ आप लोगों के लिए, सो दैट आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हमने इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा था सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में। सोशल रिफॉर्मर्स में हमने पढ़ा था विनोबा भावे जी के बारे में, मदर टेरेसा के बारे में, स्वामी विवेकानंद के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, और इसके अलावा मैं बता रही हूँ आपको छह पॉइंट्स हम लोगों ने क्लियर किए थे उस टाइम पे, जिनके बारे में हमने पढ़ा था। फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, विनोबा भावे के बारे में, स्वामी विवेकानंद के बारे में और मदर टेरेसा के बारे में। बी आर अम्बेडकर, जिनको कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जनक के नाम से जानते हैं या रचयिता के नाम से जानते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने अपनी कविताओं द्वारा, अपनी पोइट्री द्वारा लोगों के अंदर क्रांति पैदा की। महात्मा गांधी, जिनको कि हम फादर ऑफ नेशन कहते हैं, जिन्होंने असहयोग और अहिंसा का मार्गदर्शन करते हुए लोगों को और हमारे देश को आज़ादी दिलाने में अपना पूरा योगदान दिया। विनोबा भावे, जिन्हें हम आचार्य विनोबा भावे के नाम से जानते हैं, इन्होंने भी अपने भजन, अपनी फिलॉसफी और महात्मा गांधी के दिए हुए रास्ते पर चलते हुए लोगों का मौलिक मार्गदर्शन किया। स्वामी विवेकानंद, जो रामकृष्ण परमहंस के सर्वश्रेष्ठ शिष्य थे, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ 2 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित किए, जिसमें कि आज भी हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं। ये उड़ीसा में स्थापित हैं। इसके अलावा हमने मदर टेरेसा के बारे में पढ़ा। मदर टेरेसा वो व्यक्ति थी जो हमारे देश की ना होते हुए भी उन्होंने हमारे देश की बहुत सेवा की। वे यहाँ की नहीं थी, उनका जन्म दूसरी जगह हुआ था, उनका जन्म विदेश में हुआ था। उनका जन्म हुआ था अल्बेनिया में। वो एक अल्बेनियन कैथोलिक वुमन थी, लेकिन नन होते हुए भी उन्होंने, अब जहाँ वो पैदा हुई थी वहाँ सर्व ना करते हुए उन्होंने इंडिया के लोगों की सेवा की और गरीब लोगों को उनकी सहायता करते हुए उन्होंने एक मिशनरी की स्थापना की, जिसे मिशनरी ऑफ कैथोलिक के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि 4500 नन आज भी लोगों की सहायता कर रही है। अब हम बात करते हैं फ्रीडम फाइटर्स की। इसी चैप्टर के अंदर हमने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ा। फ्रीडम फाइटर्स कल हमने पढ़ा सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जिन्हें हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कहते हैं। हमने पढ़ा जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और भगत सिंह जी के बारे में, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, और आज हमने पढ़ा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। ये सभी लोग, ये सभी योद्धा हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लोग रहे थे, जिनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। हमें भी कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अपने देश के प्रति इतने जागरूक, इतने सतर्क रहें कि कल इतिहास में जब लोग हमें भी उसी तरीके से याद करें जिस तरीके से आज हम इन लोगों को याद करते हैं। क्योंकि इन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि हम ऐसा करेंगे तो हम इतिहास में अमर हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने बस
फुल डेडिकेशन के साथ अपने आप को देश को सौंप दिया, और देश को सौंपते हुए इन्होंने वो काम किए जो देश के लिए। इसलिए आज हम इन लोगों को याद करते हैं, और आज ये हमारे देश में अमर हो चुके हैं। हमारे देश के इतिहास के ये अमर जवान हैं जिनको हम याद करते हैं। अब मैं आज चैप्टर की बात करूँगी। सेकंड चैप्टर है हमारा फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। ये आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हमारे सोशल साइंस का। वो लेसन 1 था, ये लेसन 2 है, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे देश ने अपने आप को स्वतंत्रता की बेड़ियों से दूर करने के लिए कितना स्ट्रगल हमारे यहाँ के लोगों ने किया और किस तरीके से आगे बढ़े, ये है इसका मेन मोटिव। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस को लेकर। तो हमारा देश करीब 90 वर्ष तक अपने आप को आज़ाद करने के लिए छटपटाता रहा। हमारे देश पे कभी ना कभी किसी न किसी का राज हमेशा रहा, कभी अंग्रेज़ों का, कभी मुगलों का, कभी मराठों का, किसी न किसी का राज हमेशा हमारे देश में रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें भी यही लिखा हुआ है, हमारा देश, द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट वॉज अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज। इंडियन इंडिपेंडेंस का जो मूवमेंट है या जो आंदोलन है वो सीरीज वाइज एक्टिविटीज़ उसमें होती रही, और इसका अल्टीमेट जो एम था वो था आज़ादी प्राप्त करना और देश को आज़ादी दिलवाना। ये जो आंदोलन था ये करीब 90 वर्षों तक चला, 1857 से लेकर 1947 तक। 1947 में जाके हमारे देश को आज़ादी मिली, जिसको कि हम एक टेबल के द्वारा भी समझा सकते हैं। पहले हमारे देश में आए डच, जो 1605 से लेके 1825 तक हमारे देश में रहे। उसके बाद आए डेनिश, जो हमारे देश में 1620 से लेके 1869 तक रहे। उसके बाद हमारे देश में फ्रेंच आए, जो हमारे देश में 1668 से लेके 1954 तक रहे। फिर आए हमारे देश में पोर्चुगीज, पोर्चुगीज आए। उन पोर्चुगीज में पहले उसको कहते हैं कैसा ऑफ इंडिया। पहले जो उनका मतलब उनकी जो टीम थी वो कैसा ऑफ इंडिया के नाम से रही। उसके बाद पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हमारे देश में स्थापित हुई, जो कि 1628 से लेके 1633 तक रही। आप इस टेबल से समझ सकते हैं कि ये कितने पुराने समय से हमारा देश जो है वो आज़ादी पाना चाहता था। ये तो मैं आपको वो टेबल बता रही हूँ जिस टेबल से ये पता चलता है कि हमारे देश में कब कब किस किस का राज रहा है। ये मैं आपको वो टेबल बता रही हूँ जो मैंने अभी ऊपर आपसे कहा कि 90 वर्षों तक आज़ादी रही, मतलब कि देश गुलाम था, लेकिन जनता जो थी वो इतनी जागरूक नहीं थी कि हमें आज़ादी के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन पहली जो आपकी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी 1857 में मंगल पांडे द्वारा, जिसमें मंगल पांडे इस बात पे क्रांति की थी
कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कारतूस अपने सोल्जर्स को देती थी, अपने सैनिकों को देती थी, उसका जो कवर था वो सूअर की चर्बी का बना हुआ था, और उसके अंदर जो मसाला था वो गाय की मतलब चर्बी उसमें डली हुई थी। तो गाय जो है वो हिंदुओं के लिए वर्जित है, क्योंकि हिंदू गाय को माता मानते हैं, और मुसलमान सूअर को खाना हराम समझते हैं। मुसलमान कभी भी सूअर का मीट नहीं खाते हैं, तो इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए ही इस कारतूस को मुंह से खोल करके और यूज़ करना वर्जित था। इसीलिए मंगल पांडे ने पहली एक क्रांति छिड़ी थी जो 1857 में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद एक तरफ जहाँ मेरठ में महाक्रांति चल रही थी मंगल पांडे की, वहीं दूसरी क्रांति झांसी में चल रही थी रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन ये स्टार्ट कब हुआ? 1857 में। उससे पहले भी हमारे देश में अलग अलग संस्थाओं का, अलग अलग लोगों का राज रहा है, जो मैं आपको चार्ट वाइज इससे क्लियर कर रही हूँ। पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद मैं आऊँगी ब्रिटिश इंडिया पर, जिसमें ब्रिटिश इंडिया द्वारा किए गए जो भी रूल्स थे या जो उन्होंने हमारे को गुलाम बनाया, वो मैं ईयर वाइज आपको क्लियर करूँगी। मैं जो भी यहाँ लिखती हूँ उसको मैं लिखा इसी वजह से छोड़ देती हूँ ताकि आप लोग आसानी से उसको नोट कर सकें। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है या आपका कोई नोट छूट जाता है तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एक बार क्लियर कर सकते हैं कि हमारे ये नोट्स छूट गए हैं, आप हमें बता दीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया पोर्चुगीज हमारे देश में रहे 1628 से लेके 1633 तक। अब हम ब्रिटिशर्स की बात करेंगे कि ब्रिटिशर्स हमारे देश में कब आए और वो कब से लेके कब तक रहे। ब्रिटिशर्स की सबसे पहले आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हमारे देश में ये कहकर के दाखिल हुई थी कि हम इंडिया के साथ व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो व्यापार नहीं कर रहे थे, वो हमारे देश को अपने हिसाब से हड़पना चाहते थे। कंपनी का रूल यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हमारे देश में रहा 1757 से लेके 1858 तक। 1612 में आए थे हमारे देश में ये कह के कि हम आपके देश के साथ व्यापार करना चाहते हैं। ब्रिटिश राज रहा 1858 से लेकर 1947 तक। ब्रिटिशर्स का ही रूल रहा बर्मा में 1824 से लेके 1948 तक, यानी कि हमारे देश में मिला हुआ एक छोटा सा टापू नुमा एक स्टेट है बर्मा। बर्मा में भी 1824 से लेके 1948 तक ब्रिटिशर्स का ही राज रहा। इसके अलावा प्रिंसले स्टेट्स यानी कि स्टेट वाइज जो वॉर्स हुई, जो आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी गई, वो 1721 से लेकर के रही 1949 तक, और एट दी एंड अंग्रेज जाते जाते हमारे देश का बंटवारा करा गए, जिसको कि पार्टीशन ऑफ इंडिया कहते हैं। इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग स्टेट्स, दो अलग अलग कंट्रीज हो गई। ये चार्ट के थ्रू हमें पता चल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई ये कह करके कि हम आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, यानी कि आयात निर्यात करें। हमें जो चाहिए हो वो हम भारत से ले जाएं और भारतीयों को जो हमसे चाहिए होगा वो हम उन्हें दे देंगे। उसके बदले हम अपनी मुद्रा उनको देंगे, आप हमें अपनी मुद्रा दे दीजिएगा। व्यापार करना चाहते थे, बिजनेस करना चाहते थे। ये कह करके ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में स्थापित हुई, और जो 1612 से लेकर 1757 तक कंपनी रूल स्टार्ट कब से हुआ? 1757 से, जब उन्होंने इस बात को घोषित कर दिया कि अब अंग्रेज यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, अब हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, अब तो हम भारत को अपना गुलाम ही बनाएंगे। तो 1757 से लेकर 1858 तक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का राज रहा। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी तो खत्म हो गई, लेकिन अंग्रेज हमारे भारत में बस गए, जिसको कि ब्रिटिश राज के नाम से जानते हैं। 1858 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश राज ही हमारे देश में रहा, मतलब अंग्रेज़ों के बनाए हुए रूल्स और कानून और रीति रिवाज और नियम चला करते थे। ब्रिटिश रूल इन बर्मा, इसके अलावा इंडिया के साथ साथ बर्मा में भी यही स्थिति थी। वहाँ पे भी ब्रिटिशर्स ने बर्मा को अपना गुलाम बनाया हुआ था।
इसके बाद स्टेट वाइज जो लड़ाइयाँ हुई, जिनको कि हम प्रिंसली स्टेट्स कह रहे हैं, वो भी 1721 से लेकर 1949 तक रही। मतलब राज्यों के आधार पर, स्टेट्स के आधार पर जो क्रांतियाँ हुई, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद एट द एंड अंग्रेज जाने से पहले हमारे देश में पार्टीशन करा गए, इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग कंट्रीज हो, जिसको कि इंडिया में से ही तोड़ करके दिया गया है। पाकिस्तान में आधा पंजाब है और बाकी कश्मीर का हिस्सा है, जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है, वो उसको मिला करके, मतलब पंजाब और जम्मू कश्मीर को मिला करके पाकिस्तान का अस्तित्व बना। और आज पाकिस्तान एक अलग अस्तित्व का एक अलग देश है, जिससे कि हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनती है, कभी किसी रीज़न से कभी किसी रीज़न से, क्योंकि वहाँ पे आज की स्थिति में बहुत सारी आतंकवादी घटनाएँ चलती रहती हैं। वहाँ आतंकवादियों का पूरा हौसला अफजाई की जाती है, और वो एक ऐसा देश है जो आतंकवादियों को जन्म देता है और आतंकवादी बनाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ये सभी ने नोट कर ही लिया होगा इसको, अब मैं इसको रख कर रही हूँ। नेक्स्ट हम इसके आगे इसी में पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आज़ादी की जो लड़ाई छिड़ी थी, जो क्रांतिकारी मूवमेंट, जो गतिविधियाँ जो शुरू हुई थी, वो शुरू हुई थी बंगाल से। उसके बाद धीरे धीरे वो सारे देश में फैलने लगी। बंगाल से इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी वहीं थी, कैलकटा में थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसलिए सबसे पहली क्रांति बंगाल से यानी वेस्ट इंडिया से ही शुरू हुई। इसके बाद हमारे देश की सबसे पुरानी सामाजिक पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने कार्य में आई और एक्टिविटीज संभाली देश से संबंधित। इसलिए मैं कल आपको कह रही थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, जो आज की डेट में सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नाम से जानी जाती है, जिसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी चला रहे हैं, सबसे हमारे देश की पुरानी पार्टी है। उस समय के जो लीडर्स थे वो केवल अपने फंडामेंटल राइट्स के को लेकर के बात करते थे, अपने सामाजिक जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनको लेकर के बात करते थे, और इसी की लड़ाई चल रही थी। पहले वही लड़ाई शुरू हुई थी कि हम आज़ादी की सांस लेना चाहते हैं, हम अंग्रेज़ों द्वारा बनाए हुए नियम क्यों उनको हम फॉलो करें। क्या आप लोगों को मालूम है बच्चों कि हमारे देश में आज जो अंग्रेज़ी का इतना बोलबाला है वो क्यों है? ये एग्ज़ाम्स में और सारी चीज़ों में इंग्लिश को क्यों इतना प्रिविलेज दिया जाता है? उसके पीछे कारण ये है कि अंग्रेज़ों को, अंग्रेज़ी जो अफसर हुआ करते थे, वो इंग्लिश को ही अपनी बोलचाल की और अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहते थे। वो हिंदी को नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि वो तो यही सोचते थे कि ये हमारा गुलाम देश है और ये हमेशा हमारा गुलाम ही रहेगा। इसीलिए उन्होंने एग्जामिनेशंस को और सरकारी नौकरियों में, सभी चीज़ों में उन्होंने इंग्लिश को प्रेफरेंस देना शुरू किया, और सिविल सर्विसेज में और जितने भी सरकारी जॉब उस टाइम पर हुआ करती थी, उन सभी के लिए उन्होंने इंग्लिश को जो है वो मैंडेटरी कर दिया एज़ कम्पेयर टू हिंदी। अब हम बात करते हैं ये जो हमने लिखा हुआ है इसके बारे में। द फर्स्ट नेशनलिस्टिक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस इमर्ज्ड फ्रॉम बंगाल. It later took root in the newly formed Indian National Congress with prominent moderate leaders seeking only their fundamental rights to appear for Indian civil services examinations in British India, as well as more rights for the people of soil.
हमारी जो देश की फर्स्ट जो क्रांति थी वो बंगाल से स्टार्ट हुई थी। इसके पीछे कारण ये था जो मैंने अभी भी बताया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो वेस्ट इंडिया में यानी कि बंगाल में कलकत्ता में थी, इसीलिए सबसे पहली क्रांति वहीं से स्टार्ट हुई थी। इसके बाद ये पूरे देश में फैली और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उस समय की सबसे पुरानी पार्टी थी वो तब नई आपके विस्तार में आई थी, नई आपके स्टार्ट हुई थी। तो उस ज़माने के जो लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो अपने ह्यूमन राइट्स को लेकर के बात करते थे और जो उनके मतलब मौलिक अधिकार थे वो उनको लेकर के बात किया करते थे। उनका कहना ये था कि इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में जो ब्रिटिश इंडिया ने हम लोगों के अधिकारों का जो हनन किया है और जो इंग्लिश को इन्होंने प्रेफरेंस दी है वो चीज़ ठीक नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने देश के लोगों के लिए स्टार्ट किया लड़ना अलग अलग तरह से। नाउ स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पर हम आज इतना ही बात करेंगे, इसके बाद हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो प्रीवियस चैप्टर को लेकर के या इस चैप्टर में हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको लेकर के, तो वो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको मेरे हर वीडियो में देती हूँ, फिर भी एक बार और मैं आप लोगों को रिमाइंड करा देती हूँ। व्हाट्सएप नंबर इज़ 9927188888। इस पर आप मुझसे कोई भी क्वेरी हो आपकी आप क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा SD शर्मा सर से भी आप अपनी क्वेरी को रिजॉल्व करवा सकते हैं अगर कोई भी आपकी क्वेरी रहती है तो। ठीक है, और बाकी आप लोगों का होमवर्क यही है, इन नोट्स को आप अच्छे से फॉलो करें। अगर आपको कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है नेट पर और बुक्स के थ्रू तो वो आप ले सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है कि आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, मैं मानती हूँ कि नेट पे से हम कोई चीज़ निकालते हैं तो वो हम सिर्फ उसको नोट कर सकते हैं, लेकिन उसको हम समझ नहीं सकते। उसे समझाने के लिए हमारे को एक टीचर की रिक्वायरमेंट होगी कि इंग्लिश में ये लिखा हुआ है या इंग्लिश में ना भी लिखा हो हिंदी में भी लिखा हो, लेकिन समझाने के लिए हमारी बोलचाल की भाषा में एक ट्रांसलेटर, एक टीचर हमको चाहिए। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है किसी भी पॉइंट को लेकर के, जो आपको कहीं बुक से कोई लिटरेचर मिलता है, कोई डेटा मिलता है या नेट से कोई डेटा मिलता है, तो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं अपने नोट्स में उसको भी कवर करूँगी। ओके फ्रेंड्स, गुड डे, हैव अ नाइस डे। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे क्लियर करें।